दोस्तों, साध्वी प्रेम बाईसा एक ऐसा नाम जो बचपन से ही ईश्वर का नाम लेने में मग्न रहा। दोस्तों, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत ने सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हलचल मचा दी। दोस्तों, क्या सच में बाप ने ही खुद अपनी बेटी की हत्या की? यानी साध्वी के पिता ने अपनी ही बेटी को मारा है? क्या साध्वी के पिता को जेल हो गई है? क्या उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है? आज हम आपको बताएंगे क्या पूरी कहानी है। साध्वी का जन्म कैसे हुआ, कहां हुआ, क्या पूरी कहानी है और मौत की असली वजह क्या है। दोस्तों, जिन साध्वी को लोग प्रेम बाईसा के नाम से जानते हैं, उनका आधिकारिक धार्मिक नाम साध्वी प्रेम बाईसा बताया जाता है और कई रिपोर्टों में उनका पूर्व नाम भी प्रेम बाईसा ही उल्लेखित मिलता है। वे राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र से जुड़ी एक जानी मानी श्रीमद् भागवत कथावाचक थीं, जिनकी पहचान उनकी भावनात्मक वाणी, सादगी भरे जीवन और अनुशासित दिनचर्या से बनी। दोस्तों, उपलब्ध पारिवारिक और सार्वजनिक जानकारियों के अनुसार प्रेम बाईसा का झुकाव बचपन से ही आध्यात्म की ओर था। कहा जाता है कि वे कम उम्र से ही पूजा पाठ, जप, ध्यान और सेवा कार्यों में रुचि लेती थीं, जबकि सामान्य जीवन की चकाचौंध से दूर रहना उन्हें स्वाभाविक लगता था। समय के साथ उन्होंने संन्यास मार्ग अपनाया और आश्रम जीवन में प्रवेश किया, जहां उनकी दिनचर्या अत्यंत संयमित मानी जाती थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान, भजन, कथा की तैयारी और जरूरतमंदों की सेवा, यही उनका दैनिक क्रम बताया जाता है। धीरे धीरे वे एक प्रभावशाली कथावाचक के रूप में पहचानी जाने लगीं और उनके कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटने लगे। दोस्तों, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, प्रसिद्धि के साथ सवाल भी आते हैं और फिर 28 जनवरी 2026 को वह घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। जोधपुर स्थित उनके आश्रम में अचानक तबीयत बिगड़ने की सूचना सामने आई। बताया गया कि प्राथमिक उपचार के दौरान उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो गई और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, यही वह बिंदु है जहां से कहानी ने दूसरा मोड़ लिया, क्योंकि प्रारंभिक जानकारी और बाद की जानकारियों में अंतर दिखाई देने लगा। एफआईआर की बात करें तो जोधपुर पुलिस में दर्ज की गई प्रारंभिक एफआईआर में बीमारी और उपचार के दौरान मृत्यु का उल्लेख किया गया, लेकिन जैसे जैसे तथ्यों की जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने इस मामले को सामान्य मृत्यु न मानते हुए संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु की श्रेणी में रखा और विस्तृत जांच शुरू की। दोस्तों, यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि एफआईआर किसी को दोषी ठहराने का दस्तावेज नहीं होती, बल्कि घटना की सूचना और प्रारंभिक तथ्यों का रिकॉर्ड होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आश्रम में मौजूद लोगों, चिकित्सकीय प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान सोशल मीडिया और कुछ स्थानीय चर्चाओं में यह बात फैलने लगी कि साध्वी प्रेम बाईसा के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, इस बिंदु पर सही जानकारी यह है कि पुलिस ने आधिकारिक रूप से पिता की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि जांच के तहत पूछताछ की गई है और पूछताछ तथा गिरफ्तारी कानूनन दो अलग प्रक्रियाएं हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हिरासत शब्द का इस्तेमाल हुआ, जिसे कई लोगों ने गिरफ्तारी समझ लिया, जबकि पुलिस की ओर से जारी बयानों में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को अभी दोषी नहीं माना गया है और जांच सभी संभावित कोणों से की जा रही है। दोस्तों, इसी बीच एक और घटनाक्रम ने मामले को और उलझा दिया। साध्वी की मृत्यु के कुछ घंटों बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आई, जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए। क्या यह पोस्ट पहले से तय थी? किसने अपलोड की और इसका उद्देश्य क्या था? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच शुरू की गई। मामले की संवेदनशीलता और जनभावनाओं को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने 9 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया, जिसका काम पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच, मेडिकल प्रोटोकॉल, इंजेक्शन की प्रकृति, समय और कारण, आश्रम के सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया गतिविधियों का विश्लेषण करना है। दोस्तों, अब तक की आधिकारिक जानकारी के अनुसार विसरा नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं और अंतिम निष्कर्ष एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा। पुलिस और प्रशासन लगातार यह दोहरा रहे हैं कि अफवाहों पर नहीं बल्कि सबूतों पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में यह भी सामने आया कि इससे पहले भी साध्वी प्रेम बाईसा से जुड़ा एक वीडियो विवाद चर्चा में रहा था, जिसे लेकर उन्होंने या उनके समर्थकों ने छवि धूमिल करने की साजिश का आरोप लगाया था और उस मामले में कानूनी कार्रवाई भी हुई थी। इन पुराने विवादों का उल्लेख भी जांच के दौरान संदर्भ के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन यह स्पष्ट किया गया है कि किसी पुराने मामले को मौजूदा जांच से सीधे जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। दोस्तों, आज की स्थिति में सच यह है कि साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु को लेकर जांच जारी है। पिता या किसी अन्य पर हत्या का कोई प्रमाणिक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, न ही एफआईआर में ऐसा कोई अंतिम निष्कर्ष दर्ज है।
लेकिन यह भी उतना ही सच है कि यह मामला साधारण नहीं माना गया और इसी कारण उच्च स्तरीय जांच चल रही है। दोस्तों, इस पहले भाग में हमने साध्वी प्रेम बाईसा के जीवन की पृष्ठभूमि, उनकी आध्यात्मिक यात्रा, मृत्यु की घटना और एफआईआर की वास्तविक स्थिति को समझने की कोशिश की है, बिना किसी निर्णय पर पहुंचे, क्योंकि कानून में निर्णय सबूतों से होता है, भावनाओं और अफवाहों से नहीं। अगले भाग में हम विस्तार से बात करेंगे मृत्यु के दिन की पूरी टाइमलाइन, इंजेक्शन को लेकर उठे सवाल, मेडिकल प्रक्रिया की जांच और उस इंस्टाग्राम पोस्ट के पीछे की सच्चाई पर, क्योंकि यह कहानी अभी अधूरी है और सच की परतें अभी खुलनी बाकी हैं। साध्वी प्रेम बाईसा के निधन के बाद जो सबसे बड़ा सवाल सामने आया वह यह था कि आखिर उस दिन आश्रम में क्या क्या घटित हुआ और घटनाओं का क्रम क्या था। जांच के दौरान सामने आया कि जिस समय उनकी तबीयत बिगड़ी उस वक्त आश्रम में सीमित लोग मौजूद थे। प्राथमिक उपचार के तौर पर जो कदम उठाए गए उनमें चिकित्सकीय सलाह किस स्तर की थी और किस परिस्थिति में इंजेक्शन दिया गया, यह बिंदु जांच का केंद्र बना। एसआईटी ने स्पष्ट किया कि इंजेक्शन देने से पहले और बाद की गतिविधियों का बारीकी से मिलान किया जा रहा है ताकि यह समझा जा सके कि कोई लापरवाही हुई या नहीं। जांच अधिकारियों ने यह भी बताया कि मेडिकल प्रोटोकॉल के उल्लंघन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जब तक वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। इसी क्रम में विसरा की फॉरेंसिक जांच को सबसे अहम कड़ी माना गया, क्योंकि वही यह तय कर सकती है कि शरीर में कोई विषैला तत्व या असामान्य रसायन मौजूद था या नहीं। दूसरी ओर डिजिटल जांच में सामने आया कि साध्वी के मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गतिविधियों की समय रेखा तैयार की गई है, विशेष रूप से उस इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर जो मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ और जिसने लोगों के मन में असमंजस पैदा किया। जांच एजेंसियों ने यह स्पष्ट किया कि पोस्ट का समय, कंटेंट और अपलोड करने वाले स्रोत की तकनीकी पुष्टि की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि यह किसी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का हिस्सा था या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। इस बीच श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच आक्रोश भी देखने को मिला। कई स्थानों पर निष्पक्ष जांच की मांग उठी और कुछ संगठनों ने इसे आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए उच्च स्तरीय निगरानी की बात कही। प्रशासन ने भी स्थिति को संभालते हुए शांति बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि किसी भी स्तर पर दबाव या प्रभाव में आए बिना जांच पूरी की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि परिवार और आश्रम प्रबंधन के बयानों में कुछ विरोधाभास नजर आए, जिन्हें एसआईटी ने सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया और तनावपूर्ण स्थिति का परिणाम बताया। हालांकि इन अंतरों को दर्ज कर जांच फाइल का हिस्सा बनाया गया ताकि बाद में इनका विश्लेषण किया जा सके। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात पर हुई वह यह कि क्या किसी करीबी पर संदेह किया जा रहा है। इस पर पुलिस ने दो टूक कहा कि जांच में रिश्ते नहीं बल्कि तथ्य देखे जाते हैं और पूछताछ का मतलब आरोप नहीं होता। इसी वजह से जिन लोगों से सवाल किए गए उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए ताकि जांच प्रभावित न हो। पूरे प्रकरण में यह भी सामने आया कि साध्वी प्रेम बाईसा का जीवन सार्वजनिक मंच पर जितना शांत और आध्यात्मिक दिखता था, निजी स्तर पर वह जिम्मेदारियों और दबावों से भी घिरा हुआ था। यह दबाव कार्यक्रमों की अपेक्षाओं, संगठनात्मक जिम्मेदारियों और विवादों से उपजा हो सकता है, लेकिन इन बातों को केवल संदर्भ के रूप में देखा जा रहा है, न कि किसी कारण के रूप में। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जांच एजेंसियां सबूतों को एक दूसरे से जोड़ने में लगी हैं और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में जल्दबाजी न्याय को कमजोर कर सकती है, इसीलिए प्रक्रिया का पूरा होना आवश्यक है। कहानी के इस अंतिम हिस्से में इतना स्पष्ट है कि साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं रही, बल्कि यह आस्था, व्यवस्था और जांच प्रणाली के बीच संतुलन की परी